तो आज पोटेंशियोमीटर के जो 2 डायग्राम्स, सर्किट डायग्राम्स और उनका वर्किंग फॉर्मूला पूछा जाता है ऑलमोस्ट हर अल्टरनेट ईयर, वो रिवाइज करने जा रहे हैं। पोटेंशियोमीटर का डायग्राम लर्न करने के लिए सर्किट डायग्राम आप सबसे पहले ए बी वायर ड्रॉ करें। पिछले क्लास में भी मैंने ये आपको बताया था। ए बी वायर ड्रॉ करें। ये ए बी वायर 1 मीटर से लेकर 10 टू 15 मीटर कितना भी लंबा हो सकता है। इसके बाद सबसे पहले हम ड्राइविंग सर्किट या प्राइमरी सर्किट ये ड्रॉ करेंगे। प्राइमरी सर्किट क्या होता है? ए टर्मिनल को कनेक्ट किया एक बैटरी से, जो आमतौर पर स्ट्रॉन्ग बैटरी होती है, जैसे 4 वोल्ट 6 वोल्ट या अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल, और फिर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जिससे हम जब चाहे तो करंट चेंज कर सकें, और फिर इसको चुपचाप उठाकर बी में कनेक्ट कर दीजिए। दिस इज द सर्किट विच इज सेम इन ऑल द टाइप ऑफ सर्किट्स फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। इसके बाद पहला केस हम कर रहे हैं जब हम ईएमएफ ऑफ टू सेल्स कंपेयर करेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है ड्रॉ सर्किट डायग्राम टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स एंड राइट द वर्किंग फॉर्मूला। डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। ऑलमोस्ट क्वेश्चन सेम यही रहता है। तो देखो कैसे करना है हमको। पहले हम ए से 2 ब्रांचेस निकालेंगे, एक इधर एक इधर। इसके बाद पॉजिटिव टर्मिनल एक सेल का यहां और एक सेल का यहां। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल सब एक ही पॉइंट से कनेक्ट होंगे। ठीक, तो ये हमने 2 सेल कनेक्ट कर दिए इस तरीके से, और उसके बाद इनके नेगेटिव टर्मिनल को आप इस तरीके से एक की के थ्रू आपस में कनेक्ट कर दीजिए, ये ऐसे। ठीक, इसको K1 और इसको K2 बोल देते हैं। फिर यहां से गैल्वेनोमीटर निकाला, और गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा एंड है वो हम जॉकी से कनेक्ट कर देंगे। जॉकी जो ए से बी तक स्लाइड कराई जाती है तब तक जब तक गैल्वेनोमीटर 0 रीड नहीं करने लगे। अब आपको इस एक्सपेरिमेंट में यहां पर आप लिख दीजिए V0, यहां पर आप इसको ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर दीजिए E1 से, इसको E2 से, और फिर आपके स्टेप्स एक्सपेरिमेंट के क्या होंगे। फर्स्ट स्टेप होगा ओपन K2। K2 को ओपन कर दिया। अब जब K2 ओपन है तो ऑब्वियसली इस सेल का सर्किट से कोई कनेक्शन नहीं रह गया, सिर्फ ये सेल सर्किट में कनेक्टेड है। अब हमने जॉकी को ए से बी मूव कराना शुरू किया। मान लो कि इस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर 0 रीड करने लगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, इसलिए इससे कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है। इसी तरह से इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, और इस ब्रांच से भी कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है। तो अब इन 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और इन 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है। इस वजह से इसमें करंट फ्लो नहीं कर रही है। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है कितना? एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है, मैं आपको बताती हूँ। निगेटिव टर्मिनल को अगर आप 0 वोल्ट असाइन कर दें और इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस E1 है, तो ऑटोमेटिकली ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसका पोटेंशियल हो जाएगा E1। ये 0, ये E1, तो पोटेंशियल डिफरेंस E1 माइनस 0 दैट इज E1। अब अगर ये पॉइंट 0 पोटेंशियल पर है और ये कॉपर वायर है, कहीं भी रास्ते में कोई एनर्जी लॉस नहीं है, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी होगा 0 वोल्ट। अब ये 0 वोल्ट है और इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम है, कोई करंट यहाँ से इसीलिए फ्लो नहीं कर रही है, तो इसको भी आप 0 वोल्ट लिख सकते हो। इसी तरह से ये टर्मिनल E1 है, यहाँ कोई पोटेंशियल ड्रॉप, कोई एनर्जी लॉस नहीं है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी E1, इसलिए इस पॉइंट का पोटेंशियल भी E1, क्योंकि रास्ते में कॉपर वायर में कहीं एनर्जी लॉस नहीं है। मैं एक बार फिर से बता दूं कि पोटेंशियल, ईएमएफ और पोटेंशियल ड्रॉप, ये जिस प्रिंसिपल पर बेस्ड मैंने ये आपको टेक्निक बताई है, ये सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। आप उस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लो, चुटकियों में आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो अब देखो तुम कि ये जो भी पोटेंशियल डिफरेंस था 0 और E1, यानी E1 माइनस 0 पोटेंशियल डिफरेंस है E1, वो ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का भी है। तो इस लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस E1, इस लेंथ के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस E1। तो हम कहेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट A एंड पॉइंट J, इसको 1 कर लेते हैं, J1 इज E1। मैं बात कर चुकी हूं कि पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल ग्रेडियंट के प्रिंसिपल पर काम करता है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट का प्रिंसिपल ये कहता है
कि पोटेंशियल ग्रेडियंट K इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस A एंड B डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ AB। तो यूनिट सेंटीमीटर की लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप इतना, तो J1 लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना, ये यूनिटरी मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हो? आपको अगर ये वैल्यू चाहिए तो आप लिखोगे A और J1 के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है, यूनिट लेंथ के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट, उसको आप इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए J1। जब कभी भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस इस लेंथ के अक्रॉस लेना हो, चुपचाप पोटेंशियल ग्रेडियंट से इसकी लेंथ को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप अगर इसको L1 से रिप्रेजेंट करें, A से J1 के बीच की लेंथ को, तो आप V अक्रॉस A J1 पॉइंट कह सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट K इनटू L1। स्टेप नंबर 2, ओपन K1 एंड क्लोज K2। तो अब ये वाला सेल सर्किट में है और ये वाला सेल सर्किट में नहीं है। फिर से जॉकी को हम AB पे चलाएंगे और मान लो कि इस पॉइंट J2 पर आपको गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन मिल गया। तो अब हमारा प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर कहता है कि इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वही है जो इन दो पॉइंट्स के बीच का है, और इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है E2। लॉजिक सेम, इसको 0 कहा अगर आपने असाइन किया तो ये पॉइंट भी 0 और ये पॉइंट भी 0 वोल्ट। इस टर्मिनल को आप E2 पोटेंशियल देंगे अगर आप इसे 0 दे रहे हैं, क्योंकि इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस E2 है। ये कॉपर वायर से कनेक्टेड पॉइंट्स हैं, तो इसका भी पोटेंशियल E2 और इसका भी पोटेंशियल E2। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस E2, इसलिए इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी E2, इसलिए इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी E2। तो आप लिखेंगे कि V अक्रॉस AJ2 इज E2, और इसी A और J2 के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को आप इस फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं कि जो भी पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसको आप इस नई नल डिफ्लेक्शन लेंथ या बैलेंसिंग लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो भी ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू E1 भी है और यहाँ पे इसकी वैल्यू KL1 भी है। तो हम कह सकते हैं कि V अक्रॉस AJ1 इज इक्वल टू E1 विच इन टर्न इज इक्वल टू KL1। ठीक है, इसी तरह से VAJ2 दिस इज E2 विच इन टर्न इज KL2। तो अब आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए। E1 अपॉन E2 जो कि कंपैरिजन आपको करना था, यही आपका ऑब्जेक्ट था, दिस इज इक्वल टू KL1 अपॉन KL2। L1 L2 है नल डिफ्लेक्शन लेंथ, L1 है नल डिफ्लेक्शन लेंथ व्हेन E1 इज इन द सर्किट, L2 है नल डिफ्लेक्शन लेंथ व्हेन E2 इज इन द सर्किट। तो आपको E1 अपॉन E2 का जो फॉर्मूला मिला वो ये मिल गया, L1 अपॉन L2। तो एक्चुअली आपको केवल ये वर्किंग फॉर्मूला, मोस्टली तो आपको सिर्फ वर्किंग फॉर्मूला पूछते हैं, डेरिवेशन ये पूरा नहीं पूछते हैं, और ये सर्किट डायग्राम पूछते हैं। इसी तरह से जो इसका दूसरा सर्किट डायग्राम बहुत पॉपुलर है, दैट इज ड्रॉ सर्किट डायग्राम टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए जो आपका बेसिक प्राइमरी सर्किट है वो तो सेम रहेगा। अब आपको जो दूसरा सर्किट ड्रॉ करना है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए, उसमें आप यहाँ से ज्वाइन करेंगे एक तो उस सेल को जिसका आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, उसके बाद आप यहाँ पर एक रेजिस्टेंस डाल दें या रेजिस्टेंस बॉक्स जिसमें कि आप डिफरेंट रेजिस्टेंस सर्किट में इंक्लूड कर सकें। तो दोनों में से कोई भी चीज़ यहाँ पे हम कर सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ एक रेजिस्टेंस R भी डाल सकते हैं। तो एक रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे डाल दिया R, और अब यहाँ से इससे एक की को जोड़ा, और फिर ये देखो ये छोटा सर्किट हमने पूरा कर दिया। सेल रेजिस्टेंस R की और ये सेल निगेटिव टर्मिनल के सेल के निगेटिव टर्मिनल से ये सर्किट कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ से आप एक गैल्वेनोमीटर निकालिए और इसे जॉकी से कनेक्ट कर दीजिए। अब जॉकी को हम A से B ले जाएंगे स्लाइड करते हुए, पहले इस की को ओपन करके। तो जब इस की को ओपन करा तो ये जो सेल है ये कोई करंट इस छोटे सर्किट में फ्लो नहीं करा सकता है। अब जब हमने जॉकी को A से B की तरफ स्लाइड किया तो मान लो कि J1 पॉइंट पर आपको नल डिफ्लेक्शन मिल गया।
तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वही होगा जो इस सेल के दो टर्मिनल्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है, विच इज इक्वल टू ईएमएफ। ईएमएफ हमेशा सेल के टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब सेल कोई करंट फ्लो ना करा रहा हो। तो V अक्रॉस, स्टेप 1 क्या हो गया? पहला काम आपने किया कि आपने की को ओपन कर दिया, की इज ओपन, ये वाली। नल डिफ्लेक्शन आपको AJ1 यानी L1 लेंथ पर मिला, तो V across AJ1 is equal to E1, which in turn is equal to potential gradient K into L1। ये एक हमारा इक्वेशन हो गया। इसके बाद हमने इस की को क्लोज कर दिया। अब ये सेल इस सर्किट में करंट फ्लो करा रहा है। अब यहां देखो मैंने अभी कुछ नहीं बनाया, क्यों? क्योंकि फिर से हम जॉकी को, एक तो इस सर्किट में करंट फ्लो करेगी और एक इस सर्किट में करंट फ्लो करेगी, लेकिन जब जॉकी को आप ए से बी तक स्लाइड करेंगे और J2 पॉइंट पर आपको नल डिफ्लेक्शन मिल जाएगा, तो इस लेंथ L2 पर इंटरेस्टिंग चीज है कि इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगी, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगी। ये सेल इसमें करंट फ्लो कराएगा और ये सेल इसमें करंट फ्लो कराएगा। तो अब जो इन दोनों टर्मिनल्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है वो E नहीं रह जाएगा। जब सेल सर्किट में करंट प्रोवाइड कराने लगता है तो उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है कुछ एनर्जी वो भी खाने लगता है। तो सेल की टोटल एनर्जी गिविंग कैपेसिटी E है, EMF, लेकिन वो सर्किट को पूरी एनर्जी नहीं दे पाता है, बल्कि इंटरनल एनर्जी के अक्रॉस जो एनर्जी वेस्ट हुई वो टोटल एनर्जी से माइनस करने के बाद जो एनर्जी उसके पास बचती है वो उस सेल के पास होती है पूरे सर्किट को प्रोवाइड कराने के लिए, एक्सटर्नल सर्किट को। तो हम कहते हैं कि जब सेल करंट फ्लो करा रहा होता है तो उसके टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस E से घटकर V हो जाता है, और कितना कम होकर? I इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर। तो अब इन दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस E नहीं रह गया, E से कम होकर V हो गया। तो AJ2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है, विच इन टर्न इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ ऑफ दिस AJ2। अब आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, इन दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए। E1 अपॉन V इज इक्वल टू KL2 अपॉन KL1। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करके इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला निकालना है। तो E को एज इट इज रहने दिया, यहां पर E1 मैंने गलती से लिख दिया था, लेकिन E सिंबल है तो उसको करेक्ट कर लीजिए। E को एज इट इज रहने दिया, V की जगह आपने V और EMF, टर्मिनल वोल्टेज और EMF के बीच का जो रिलेशन है वो यहां रख दिया। K कैंसिल हो गया। इसके बाद आप इसको इन्वर्स कर दीजिए, यानी E माइनस IR अपॉन E इज L1 अपॉन L2। आप इन दोनों टर्म्स को E से डिवाइड करिए तो ये आपका 1 माइनस IR अपॉन E आ गया। I की वैल्यू बेटा हमेशा ध्यान रखो, I की वैल्यू होती है EMF डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या है? अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस R है जिसे हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कह रहे हैं, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमेशा सेल की सीरीज में इस तरीके से जोड़ के दिखाया जाता है। तो जो करंट I फ्लो करेगी उसे दो रेजिस्टेंसेस से गुजरना होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस। तो करंट की वैल्यू लिखेंगे EMF ऑफ द सेल अपॉन R प्लस R। ये E कैंसिल हो गया और आपने सिंप्लीफाई करके इसे ऐसे लिख दिया। इसके बाद इसे आप फर्दर सिंप्लीफाई करिए। तो उसके बाद आप सिंप्लीफाई करते चले जाएं, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने की। ये जो PDF है, ये PDF पूरा हैंड रिटन डेरिवेशन का आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे गाइडेंस चाहते हैं अपने बोर्ड एग्जाम के लिए या ऑनलाइन फिजिक्स क्लासेस आप मेरी लेना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ मिलेगा। आई होप कि आपको पोटेंशियोमीटर की आज की ये दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और कल का जो न्यूमेरिकल मैंने पब्लिश किया था वो आपको थ्योरी एग्जाम में बहुत मदद करेगा, और आपका थ्योरी एग्जाम भी प्रैक्टिकल एग्जाम की तरह ही बहुत अच्छा जाएगा। थैंक यू बच्चों, प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए मेरी मेहनत को इतना अप्रिशिएट करने के लिए।